तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी हम पूरी पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल्स करना है तो पहला न्यूमेरिकल आपको दिया है कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी जो आपको दिया गया है स्क्रीन पर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों पैरेलल होते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, जीरो होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, और नहीं आएगा तो मतलब पैरेलल नहीं है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है कि नहीं, है ना। अब ये एक तरीका नहीं है, और भी कई सारे तरीके हैं, आप चाहें तो उनसे प्रूव कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल निकाल सकते हैं तो 0 डिग्री एंगल आ जाएगा ना। तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना ज्यादा आसान है इसको प्रूव करना। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट देख लो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट इनका कैसा है बच्चों, जीरो आ रहा है मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो याद है आपको मैंने बताया था डिटरमिनेंट मेथड है ना, जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, और फिर उसके नीचे ए वाला वेक्टर लिखेंगे जो पहले लिखा है। तो आई का कोफिशिएंट 2, जे का -3 और के का -1, और फिर यहाँ पर बी का आई का कोफिशिएंट बी वेक्टर में -6, 9 और 3। फिर इसको सॉल्व करना है तो आई कैप लिखो, फिर आई कैप और जे कैप छुपा लो, रो और कॉलम, है ना। आई कैप का रो, आई कैप का कॉलम। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे सीक्वेंस में चलता है, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। तो -3 इंटू 3 तो -9, बीच में माइनस साइन, -1 इंटू 9 तो -9, तो ये हो जाएगा +9। फिर यहाँ पे माइनस जे कैप लिखना है, फिर इसको छुपा लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, -1 इंटू -6 तो +6, लेकिन बीच में माइनस साइन आता है ना, तो 6 -6। फिर प्लस के कैप कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 9 18, और 18 -3 इंटू 6 तो वो भी 18 हो जाएगा। तो आप देखो बच्चों ये सब जीरो वेक्टर आ रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया, नल वेक्टर आ गया ना, जीरो हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ए एंड बी। तो आपको याद होगा थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकाल लेते हो, ये दोनों एडजेसेंट साइड दिया है, अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना ये तो पैरेललोग्राम का। तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी हम निकालें तो भाई यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए के कोफिशिएंट लिखो तो 3 4, के है नहीं तो 0 लिख लो, और बी के कोफिशिएंट लिखो -3 7, और के नहीं है तो 0 लिख लो। तो यहाँ आई कैप को ऐसे, तो 4 इंटू 0 0, -0 इंटू 7 0, फिर माइनस जे कैप, तो इसको छुपा लो, 3 इंटू 0 0, -0 इंटू -3 0, फिर यहाँ पे प्लस के कैप और इसको छुपा लें तो 3 इंटू 7 21, और -4 इंटू 3 -3 -12, तो माइनस माइनस प्लस तो 12। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 33 के कैप, है ना। तो 33 के कैप आया है। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो बच्चों। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर वो तो 0 है, जे का स्क्वायर वो भी 0 है, ये के का तो 33 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा तो 33 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स तो दी नहीं गई, तो जो भी यूनिट्स में होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स होता है ना। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट्स द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, तो इनका एरिया ए बी बाई 2 है। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में फिर एंगल कितना रहा होगा, है ना। तो हम कैसे करेंगे,
हमें तो ये पता है भाई कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो बच्चों कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये भी हमें पता है। अच्छा ये जो एरिया है ये है किसके बराबर, ए बी बाई टू, तो ए बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी बाई टू। तो आपका ए बी और ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/2। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज अवर आंसर। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसमें कहा गया है अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 7 है और परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर होना चाहिए, मतलब ए और बी जो वेक्टर दिया उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ए वेक्टर ए दिया है आपको और बी वेक्टर का भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कितना है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप तो जानते ही है अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया है तो आप ऐसा वेक्टर निकाल पाओगे जो ए और बी से परपेंडिकुलर, अगर आपको उस डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर मिल जाए तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा बच्चों, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना। लेट्स सपोज जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें निकालना है वो आपका कोई एक्स वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 7 है और मल्टीप्लाइड बाई ऐसा वेक्टर ना, मल्टीप्लाई उसकी डायरेक्शन जो है वो दोनों से परपेंडिकुलर है, मतलब अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट वेक्टर से, ऐसे यूनिट वेक्टर से जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, तो 7 इंटू एन कैप आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया है ना। यानी कि यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो एन कैप है it must be perpendicular with a vector and n cap is also perpendicular with b vector। अच्छा ऐसा तो मैंने आपको बताया है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ही बताया था ये कि n जो यूनिट वेक्टर होता है वो a से और b से परपेंडिकुलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने एक पॉइंट भी लिखवाया था कि ये n कैप कैसे निकाल सकते हैं आप। तो n कैप को निकालने का तरीका है कि आप a क्रॉस b वेक्टर करें और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें इसको, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है भाई, ये तो हमने डिटरमिनेंट मेथड में सीख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पहले मैग्नीट्यूड फिर निकालेंगे बाद में। तो ये आई कैप जे कैप और ये बच्चों के कैप, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखते जाओ जल्दी जल्दी से। अब आप तो सीख ही गए, तो हम तेजी के साथ कर लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आई कैप लिखेंगे तो -3 -1 3 हो जाएगा, -6 इंटू 1 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे कैप, तो यहाँ पे देखो 2 -1 -2 -6 हो गया, 6 इंटू 1 है ना बच्चों, और प्लस के कैप, फिर इसको छुपा लो, 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 -3 इंटू 1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना भाई, देखो यहाँ पर -3 आई कैप और ये हो जाएगा बच्चों कितना, -8 है ना, और माइनस बाहर है तो +8 जे कैप और ये +5 के कैप। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर करना पड़ेगा आपको। 3 -3 का स्क्वायर 9 +8 64 +5 25। अब इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो बच्चों ये हो जाएगा आपका √98, है ना, 98 आएगा √98, और √98 को आप 2 इंटू 49 लिख सकते हो, और 49 का रूट 7 होता है, तो ये 7 √2 भी आ जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे उठा के रख दो तो एन कैप मिल जाएगा बच्चों। तो आप क्या करोगे, -3 ए क्रॉस बी वेक्टर आया है +8 जे कैप +5 के कैप डिवाइड बाई
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 7√2 है। तो बच्चों ये आपका एन कैप आ गया। अब ये एन कैप की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है एक्स वेक्टर वो आंसर है हमारा। तो एक्स वेक्टर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, और एन कैप क्या है बच्चों देखो -3 i कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइड बाई 7√2। यहाँ से 7 और 7 कैंसल, तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 1/√2। बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा -3 i कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस 5 के कैप। तो दिस विल बी अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्वेश्चन और दिया गया है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूफ करना है आपको कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, ये रिलेशन होगा, है ना। तो इस रिलेशन को आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, अगर वो आरएचएस के बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो एलएचएस क्या है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है भाई, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो यही होता है ना, तो उसका स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और व्हाट इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ए डॉट बी, ए डॉट बी यही तो होता है। तो आप इसको ए डॉट बी लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो इसी चीज को, ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। तो बच्चों इट इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो आपका ये आर एच एस के बराबर आ गया, यानी हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, है ना। कई बार ये रिजल्ट बच्चे याद भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको मैग्नीट्यूड्स दे देते हैं ए क्रॉस बी का, ए का और बी का, और फिर आपसे बोलते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी। तो ये आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर कर देना, तो फिर ए डॉट बी का वैल्यू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने सीधा आपको आइडेंटिटी प्रूफ करा दी, तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो और वहां अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तब ये दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल जब आएगा तो इस तरीके से करना कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया हो, ए का मैग्नीट्यूड दिया हो, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, और आपसे ए डॉट बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर आप इसको इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा सिंपली, है ना बच्चों। तो उस पर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको ये प्रूफ करा दिया। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बोला गया द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are given by the vectors 3 i cap plus j cap plus 2 k cap and I cap minus 3 j cap plus 4 k cap full stop. Find the area of पैरेललोग्राम। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है भाई। अगर दो डायगोनल्स दिए हैं तो आप उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दो डायगोनल्स दिए हैं पैरेललोग्राम के, मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हो
डायगोनल D1 वेक्टर आपको दिया गया है, D1 हम मान लेते हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड दूसरा डायगोनल आपको D2 वेक्टर दिया हुआ है जो है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक बच्चों, तो इसके बाद फिर क्या करेंगे हम कि D1, अब आपको दो डायगोनल वेक्टर्स दिए होते हैं तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हो बच्चों? तो इसका मैंने एक पॉइंट लिखवाया था थ्योरी में ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसको प्रूव भी किया था अपन ने। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बीच में वो प्रूफ फिर से करने की जरूरत है नहीं आपको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल वेक्टर्स, है ना। यही तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था जो हमने प्रूव किया था। यानी कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों डायगोनल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, फिर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, पहले तो ये निकालना पड़ेगा फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? डिटरमिनेंट मेथड I J K कर लो भाई, है ना। D1 की वैल्यूज लिख लो 3 1 2, D2 की लिख लो 1 माइनस 3 4। अब ये लिख लिया है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो 1 इंटू 4 4, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप छुपा लो 3 इंटू 4 12, माइनस 2 इंटू 1 2, फिर प्लस के कैप यहाँ पे तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप और माइनस 10 के कैप। तो बच्चों ये आपका D1 और D2 वेक्टर का क्या हुआ भाई? वेक्टर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो एरिया ऑफ, चलिए तो यहाँ पर फिर ये वेक्टर आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है D1 क्रॉस D2 का। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? रूट ओवर यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो ये 100 प्लस ये 10 का स्क्वायर तो ये भी 100 प्लस ये 10 का स्क्वायर तो ये भी 100, तो ये हो जाएगा हाफ रूट ओवर 300। तो इसमें से 100 बाहर आ जाएगा भाई, 100 रूट से बाहर आएगा तो 10/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 हो जाएगा, तो 10/2 5 रूट 3। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो आया 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन दिया I क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस I कैप J क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस J कैप K क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस K कैप, है ना। और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, और जो भी वैल्यू है वो इन ऑप्शन के टर्म्स में आएगा, मतलब आर वेक्टर के टर्म्स में आएगा, या तो आर या 2r या 3r या फिर आर वेक्टर बाई 2। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं अपन, है ना। तो देखिए यहाँ पे बच्चों आर कोई जनरल वेक्टर है तो आप उसको जनरलाइज कर लो और आर वेक्टर को आई जे के टर्म्स में करो, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज हो रहा है, आई जे के तीनों ही यूज हो रहा है, इसलिए आर वेक्टर कोई जनरल वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप x, y, z मान सकते हो। तो आर वेक्टर कोई जनरल पॉइंट मान लिया आपने और उसका x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप। आप आर वेक्टर को ये मान लो, लेट सपोज आर जो वेक्टर है वो x i कैप y j कैप z k कैप, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम एक एक टर्म को लेके चलते हैं। तो पहला फर्स्ट टर्म आप इसको सॉल्व करो पहले, तो आई कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप, क्योंकि आपको आर वेक्टर मैंने लिख के बता दिया है कि ये मान सकते हैं हम जनरलाइज फॉर्म में, तो यहाँ पे उसको लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखेंगे आई क्रॉस, अब यहाँ पे बच्चों आर वेक्टर लिखो, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ब्रैकेट क्लोज, क्रॉस आई कैप, है ना। यही तो है फर्स्ट टर्म, इसको एक्सपांड कर लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ये आई क्रॉस आई पहले अंदर सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर, तो देखो एक्स आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई क्या होता है बच्चों? आई क्रॉस आई 0 होता है, तो पहला टर्म लिखने की जरूरत है ही नहीं।
फिर y इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अब बच्चों याद करो, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी सॉल्व करने की, साइक्लिक ऑर्डर, आई जे के। अगर आप इस साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो आपका जो आंसर है वो थर्ड वन आएगा विथ पॉजिटिव साइन, और अगर आप इसका रिवर्स ऑर्डर करोगे तो थर्ड आंसर आएगा बट नेगेटिव साइन। तो देखो ये आ रहा है जे क्रॉस आई, तो यहाँ देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो आप अपोजिट हो गए, तो माइनस के कैप आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई के कैप, है ना बच्चों। फिर वैसे जेड है तो जेड के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर में तो थर्ड वन जे कैप, तो ये हो जाएगा प्लस जेड जे कैप, है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप आएगा, तो माइनस साइन पहले था ही और माइनस जे कैप तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये वाई जे कैप हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर यहाँ पर बीच में प्लस साइन, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे साइक्लिक ऑर्डर में तीसरा के कैप आएगा, तो ये हो जाएगा जेड के कैप। तो ये देखो आपको आई कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप, ये इसका रिजल्ट आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो भाई, ठीक। अब वैसे ही आप इसके सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करो इसको, तो ये अब आपको होमवर्क है भाई, आप सॉल्व करना है इसको, है ना, जैसे ये सॉल्व किया ना वैसे इसको सॉल्व करना, आर वेक्टर क्रॉस जे कैप, इसको वैसे ही सॉल्व करना, आर वेक्टर को पूरा एक्सपांड कर लेना, फिर जैसे अभी क्रॉस प्रोडक्ट किया वैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। करना आपका काम है, वो आप करके देख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस जेड जे कैप, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। और फिर ऐसे ही आप थर्ड टर्म को एक्सपांड करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को करना है, मैंने बता दिया कि कैसे करना है। तो आर वेक्टर क्रॉस के कैप, तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो इसका आंसर आएगा भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, करके देखना। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करो भाई, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो देखो एलएचएस में तो यही पूरी चीज आ जाएगी, मतलब आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ बच्चों आर वेक्टर क्रॉस क्या जे कैप और प्लस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर क्रॉस के कैप। तो इसका पूरा, अब ये इसके आरएचएस को ऐड करें आप, तो देखो ये जब तीनों ऐड करोगे तो ये x और x प्लस हो जाएगा, तो ये 2x आई कैप आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों y और y दो बार आ रहा है तो प्लस 2y जे कैप आ जाएगा, और प्लस z भी दो बार आ रहा है तो 2z के कैप आ जाएगा। तो इसको 2 आप बाहर ले लो तो अंदर बचेगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, और आप देखो x आई कैप y जे कैप z के कैप, ये क्या माना हुआ था आपने, यही तो अपना r वेक्टर था, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ r वेक्टर। तो आपका इसका आंसर आ गया, किसके बराबर है ये बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ r वेक्टर, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बी वाला। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस सवाल को कैसे करना है। तो देखो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा सेक्शन बच गया था, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लामीस थ्योरम। अब ये लामीस थ्योरम क्या होता है, एक्चुअली में किसी भी पॉइंट पर आपके जब तीन फोर्सेस लग रहे होते हैं तब लामीस थ्योरम काम आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये मान लो आपका F1 फोर्स लग रहा है, ये आपका F2 फोर्स लग रहा है, ये बच्चों आपका F3 फोर्स लग रहा है ना। और ये लेट सपोज मान लेते हैं कि F1 को छोड़कर बाकी दो वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का एंगल्स आपका अल्फा है, वैसे ही F2 को छोड़कर बाकी जो दो एंगल्स वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल बीटा है बच्चों, और F1 F3 को छोड़कर F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो लेट सपोज गामा है। तो ऐसे आपके तीन एंगल्स हैं ना, तो अल्फा बीटा और गामा। तो भाई आप ऐसे भी बोल सकते हो F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है, F2 के सामने वाला एंगल बीटा है, और F3 के अपोजिट वाला जो एंगल है वो गामा है। और अगर ये बोला है कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, इफ
net force is equals to 0, which means that is the sum of three forces, F1 force plus F2 force plus F3 force, अगर इनका सम बच्चों कितना है 0, तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। या फिर आपको ऐसा बोला जाए, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब वो नेट फोर्स क्या है बच्चों 0 है, तो आपका एक देन तो आपकी एक इक्वेशन वैलिड है। वो इक्वेशन ये होती है, जो रेशियो होता है F1 अपॉन साइन ऑफ उसके अपोजिट का एंगल, तो F1 के अपोजिट का एंगल क्या है अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। तो ये वाली जो रिलेशन है कि तीनों फोर्सेस का रेशियो किसके साथ, उसके अपोजिट के एंगल के साइन के साथ जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल होगा, लेकिन तभी होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो तीनों फोर्सेस का सम क्या है बच्चों 0 है। तो इसी को आपको, इसी चीज को लामिस थ्योरम बोलते हैं। और ये जो लामिस थ्योरम है बच्चों, ये वैसे ये क्लोज ट्राइंगल बना लेता है। एक्चुअली में क्लोज ट्राइंगल है ना, मैंने आपको बताया था जब तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तो क्लोज ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का वो वाला रूल टाइप का है, साइन रूल, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था ना। बाकी इसको वेक्टर्स में जब हम बोलते हैं तो वेक्टर्स में इसको लामिस थ्योरम बोलते हैं। तो आई होप आपको लामिस थ्योरम क्लियर होगा। नेट फोर्स ये 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, उसका कारण ये होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होता है, तो ये जो फोर्सेज हैं, अगर आप इसको पहले यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ बना लो तो ये आपका F1 फोर्स हो गया, फिर आप F2 को ऐसे लेके यहाँ पे ले आओ तो ये F2 फोर्स हो गया, और F3 को लेके आओगे तो ये क्लोज्ड वो बना लेता है ट्राइंगल। और आपको पता है क्लोज्ड ट्राइंगल जब बनता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है, तो नेट फोर्स क्या होता है 0। तब ये चीज वैलिड होती है कि F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के सामने वाला एंगल का रेशियो, और F2 अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन के साथ रेशियो, और F3 अपॉन उसके सामने वाले एंगल के साथ साइन का रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इस रूल को या इस फॉर्मूले को ही क्या बोला जाता है, लामिस थ्योरम। तो देखिए बच्चों, एक कभी कभी कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें आपको ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे आप चाहो तो पॉइंट बना के एक लिख लो, लामिस थ्योरम के बाद, लामिस थ्योरम एक पॉइंट हो गया आपका। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं हम कि इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिए, आर को प्लेनर वेक्टर्स। अगर ये तीनों को प्लेनर है, को प्लेनर वेक्टर्स। बच्चों को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, याद करो, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में, जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो ए बी सी ये तीनों वेक्टर जो हैं, अगर वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स हैं, तो फिर क्या होगा। तो भाई अगर आप इनमें से किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जैसे मान लो कि आपने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया, देन अगर आपने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर आप करोगे और उसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ करो, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई 0, है ना। आई होप क्लियर है ये भाई, क्योंकि जो आप बी और सी वेक्टर्स कर रहे हो, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बी और सी के प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर। और बी और सी के, सी से जो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब बी क्रॉस सी, वो ए से भी परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि ए बी सी वेक्टर तो कोप्लेनर वेक्टर्स है ना। तो वो ए से भी परपेंडिकुलर हुआ, तो ए और बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है बच्चों 0 होता है। अच्छा, आप किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, जैसे ए और बी का करो, तो उससे जो परपेंडिकुलर जाएगा वो भी सी होगा, सी से परपेंडिकुलर होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप सी के साथ करोगे ना, तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब कुछ भी करें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट
ए क्रॉस सी कर लो, तो ए क्रॉस सी जो करोगे तो उसके प्लेन से ही तो परपेंडिकुलर है और बी से ही परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। या फिर आप सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर लो, तब भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 3 वेक्टर्स दिया है और ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि भाई कि बताइए तीनों वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है कि नहीं, तो अगर वो कोप्लेनर होंगे तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होंगे, यानी किसी भी 2 वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना और उसका डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना तीसरे वेक्टर के साथ, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका उल्टा कॉन्ट्रेरी में कि ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना बच्चों। तो इस टाइप का भी कभी सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे सोचने बैठोगे कि कौन से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें और किसका डॉट प्रोडक्ट करें, किन्हीं भी 2 का क्रॉस कर लो, तीसरे के साथ डॉट कर लो, आंसर 0 आएगा, और 0 आ गया तो आपके तीनों ही वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियरली समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इस तरीके से किसी भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें और अगर आपका डॉट प्रोडक्ट के साथ तीसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ उसका आंसर 0 आ जाए, तो ये बच्चों क्या हो जाता है, आप कह सकते हो कि ए बी सी ये तीनों ही वेक्टर्स कोप्लेनर है, कोप्लेनर, ठीक। लेकिन ये जो है ना बच्चों 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक नेक्स्ट पॉइंट बना के कि अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो ये ही निकालना होता है, ठीक। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है ना बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके से आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आपको किताबों में या फिर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब आते हैं तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और ये ए बी सी लिख देते हैं, ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, है ना। तो ये नोटेशन है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर तो आपको समझ जाना है कि आपको इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब बी क्रॉस सी और डॉट प्रोडक्ट विथ ए। आई होप ये आपको क्लियर है ना। अब अगर मान लो कि यहाँ पर a की वैल्यू x कंपोनेंट में दिया है, तो a का वेक्टर अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना बच्चों। और वैसे ही आपको यहाँ पे b वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, लेट्स सपोज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही आपको सी वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। तो आपको अगर ये पूछा है कि ये निकालो, ब्रैकेट में ABC लिख दिया है, यानी कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो फिर आप पहले क्रॉस करेंगे फिर उसके साथ डॉट करेंगे। तो ऐसा ना करके मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसको भी डिटर्मिनेंट मेथड से किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हुआ ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो उसको निकालने का तरीका ऐसा है भाई, इसको डायरेक्टली ऐसे निकाला जा सकता है डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड तो हम सीख ही चुके हैं। बस वहां पर क्या होता था कि जहां पर आपका फर्स्ट वाली रो में आई जे के लिखते थे, वहां पे आई जे के नहीं लिखोगे आप, क्योंकि आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट होना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, बाद में तो स्केलर प्रोडक्ट होना है, तो आंसर आपका आई जे के फॉर्म में नहीं आएगा, वो मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आई जे के ना लिख के ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो, मतलब आप x1 y1 z1 लिखो। पहले तो आप ये भी कर सकते हो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर उसके साथ डॉट करो, लेकिन उतना लेंथी प्रोसेस ना अपनाते हुए डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है ऐसा। तो आई जे के लिखना ही नहीं है, आपको x1 y1 z1 लिखना है, x2 y2 z2 लिखना है और x3 y3 z3 लिखना है। अब आप सॉल्व करना तो आता ही है आपको, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो हमने तो वो सीखा है डिटरमिनेंट मेथड, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरीके से। पहले x1 लिख लिया, जैसे वहां आई कैप लिखते थे, फिर ब्रैकेट में इसकी रो इसकी कॉलम छुपा लो, तो ये आ जाएगा y2 z3 माइनस z2
y3, फिर वैसे बीच में माइनस साइन y1 आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे x2z3 माइनस z2x3 है ना बच्चों, और फिर प्लस z1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x2y3 माइनस y2x3। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। और जब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सॉल्व करोगे और उसका आंसर अगर 0 आ जाएगा तो आप समझ जाना कि एबीसी आर कोप्लेनर। मतलब एबीसी अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या है, दैट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया डिटरमिनेंट से निकाल लिया करो डायरेक्टली, है ना। पहले इसको सॉल्व करोगे फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे, डायरेक्टली डिटरमिनेंट मेथड से आप निकाल सकते हो। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और 0 नहीं है तो वो कोप्लेनर नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी कि अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करें बट साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखें, जैसे पहले ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था, तो अब इसकी साइकिल ऐसे हो जाए कि पहले सी आ जाए, फिर ए आ जाए, बी आ जाए, तो आपने ऑर्डर को चेंज नहीं किया। या फिर आपका पहले बच्चों बी आ जाए, फिर उसके बाद सी आ जाए और उसके बाद ए आ जाए। तो इन तीनों ही केसेस में अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो आंसर कभी भी नहीं बदलता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि आप डिटरमिनेंट साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप निकालेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी के बाद हमेशा सी आना चाहिए, ए के बाद हमेशा बी आना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे इसको अगर ऐसे भी लिखते हो कि आप सी वेक्टर को पहले लिख रहे हो, तो सी वेक्टर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, और बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, सी के बाद ए आता है वापस से, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए के बाद बी वेक्टर आएगा। या फिर आप पहले बी वेक्टर लिख रहे हो तो बी वेक्टर के बाद डॉट प्रोडक्ट में सी वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी के बाद ए आएगा और ए के बाद फिर बी आएगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है। तो आप इनको अगर साइक्लिक ऑर्डर में रखते हुए डॉट प्रोडक्ट करते हो तो इनका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से साइकिल में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी सी वेक्टर, या फिर आप इसी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो सी बी ए, या फिर इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है बी सी ए, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर डिटरमिनेंट 0 है, साइक्लिक ऑर्डर में रखते हो तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा, सभी का आंसर सेम आएगा, और ये लामीस थ्योरम। तो आई होप आपको वेक्टर्स अब क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। तो जितने क्वेश्चन या जितनी चीजें पूछी जा सकती हैं वेक्टर्स में, या जो हमें फिजिक्स में यूज होंगी, वो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। देखो बच्चों यहाँ पर, हाँ, बीच में सी के बाद आपका बी नहीं, सी के बाद ए आ रहा है, ए आएगा, है ना। मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे सी के बाद पहले ए आएगा और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लिखा था मैंने। उसका आंसर अलग हो जाता है साइक्लिक ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में रखोगे। ये जब मैथ्स वाले बच्चे डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो वहां मैथ्स में ये सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को अगर साइक्लिक ऑर्डर में आप सॉल्व करते हो तो आंसर सेम होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे बस बता दिया है, बाकी थोड़ा बहुत आप इसको याद रखना। बाकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये याद रखिएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो कोप्लेनर होता है। तो ठीक है बच्चों, हमारा इस तरीके से पूरा एंड हो जाता है ना, यहाँ पर वेक्टर्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। और आगे आने वाले समय में फिजिक्स में जहां वेक्टर अब यूज होगा तो आपको वेक्टर्स याद रहेंगे, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, वेक्टर्स का अलजेब्रा
कैसे वेक्टर्स को सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसको कभी भूलना नहीं है, इसके नोट्स अच्छे से बनाकर मेंटेन करके इसको हर चैप्टर में आपको अब रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर में अब ये अलजेब्रा धीरे धीरे आने लगेगा और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा।